हैं डोंबिवली के प्रसिद्ध स्कूल विद्या निकेतन के संचालक विवेक पंडित सर। विवेक पंडित सर डोंबिवली के सामाजिक क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, लोग उनके विचारों को सुनते हैं और अनुकरण भी करते हैं। हम उनसे आज बात कर रहे हैं पूरे देश की जो राजनीतिक माहौल है उसके बारे में। सर नमस्कार, मुंबई आसपास में आपका स्वागत है। सर आपको क्या लगता है देश की जो आज की राजनीतिक स्थिति है इसमें और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है उनका जो दावा है कि अब की बार 400 पार, तो इस चुनाव में सर क्या स्थिति बनने वाली है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल इसलिए किया कि आजकल जो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है सब जगह यही चल रहा है कि इस बार 400 पार। मोदी जी उनके समय में काफ़ी अच्छा काम, पर्टिकुलरली फॉरेन रिलेशंस रहेगा या अपना 370 रहेगा, काम अच्छा किया है। लेकिन साथ ही साथ उनके पक्ष में जो लोग हैं उनका जो कुछ स्थानिक लेवल पे जो काम है वो लोगों को भी पसंद नहीं है। लेकिन एक बात है कि नेशनल जो इश्यूज रहते हैं वो और स्टेट इश्यूज अलग अलग रहते हैं। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस है मोदी सरकार के आज तक की, अगर उसको देखा जाएगा, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा तो 400 नहीं लेकिन मेजॉरिटी उनको जरूर हासिल हो सकती है। इसमें विपक्ष का ऐसा है कि बीजेपी और एनडीए का पीएम कौन है ये तो तय हो चुका है, लेकिन ये जो इंडिया आघाड़ी है उनमें ये अभी तक पता नहीं है कि इनका लीडर कौन बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग पार्टी और सब सेल्फ मेड होने के नाते से अपने आप को पुश कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी आएंगे लेकिन 400 पार का दिक्कत आने वाली है। सर विरोधी दलों का दावा है कि अगर भाजपा सरकार देश में फिर से तीसरी बार आए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मतलब लोकतंत्र खतरे में है। तो सर ऐसे में आप शिक्षक हैं, इस बारे में आप कैसे सोचते हैं सर? देखिए, अभी मोदी जी के पहले भी जब कांग्रेस का जमाना था तब भी फुल बहुमत का जमाना था, लेकिन ऐसा हुआ करता था कि आजकल जो पेंडिंग इशू है वो बीजेपी के जमाने में आर्टिकल 370 लीजिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड लीजिए, ये सब जो चीज़ है उन्होंने बहुत पहले ही बोले थे, वो ऐसा ऐसा उन्होंने आखिर में करके दिखाया है। लेकिन इसका मतलब कोई भी अच्छा कानून करने के लिए मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ में बड़ा सशक्त ऐसा अपोजिशन भी होना चाहिए कि जो पॉइंट बाय पॉइंट उसी के ऊपर अगर कुछ गलत ढंग से हो रहा है तो उसके ऊपर खड़ा कर देगा कि ये ठीक नहीं है। और हमारे ख्याल से अगर बीजेपी में किसी का ऐसा मतलब है, किसी का ऐसी सोच है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है तो वो गलत है, क्योंकि हर लोकशाही में हर एक शख्स को अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पूरा संविधान ने दिया है, यू कैन एक्सप्रेस, वो जो है। लेकिन मेजॉरिटी आएगा का मतलब यहाँ डिक्टेटरशिप आ जाएगी, या अभी किसी ने बोला कि ही इज लाइक ए पुतिन रशिया का, ऐसा अखबार में हमने पूछा। ऐसा होने का संभावना कम इसलिए है क्योंकि सब हम एक प्रोसेस से, चुनाव से निकल के आए हैं। पुतिन के साथ कंपैरिजन ठीक नहीं कि पुतिन गॉट हिमसेल्फ अपॉइंटेड, पुतिन या अपना चाइना के जो रहेंगे उन्होंने अपने आप को खुद अपॉइंट किया है। यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से आता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहती है, और ऐसा कोई भी बोल सकता है क्योंकि इलेक्शन के नारे हैं, डराने के लिए और किसी को डर दिखाने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेजॉरिटी आएगी तो देश में लोकशाही का असर कम हो जाएगा और हुकुमशाही ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आखिर लोकशाही प्रधान देश है, यहाँ डेफिनेटली अपोजिशन, और फिर हमारे पास राज्यसभा भी है जहाँ कोई गलत कानून अगर ऐसा आता है तो राज्यसभा में उसको अपोज किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सब हमारे संविधान में है। भारत में कभी भी हुकुमशाही जैसी सिचुएशन नहीं आ सकती है क्योंकि अपना देश काफ़ी बड़ा है। बहुत बढ़िया सर। हम आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पे सर। अभी यहाँ भी चुनाव मतलब पूरे चरम पे है। सभी दल, मतलब उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर शरद पवार जी हो या
देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, हर तरफ से सर बहुत निचले स्तर पे बयानबाजी हो रही है। सर इस हिसाब से आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? जो महाराष्ट्र की राजनीति एक समय ऐसा था कि बड़ी कल्चर सुसंस्कृत जिसको बोला जा सकता है, इस ढंग से ये पॉलिटिकल सब चल रहा था। लेकिन आजकल लास्ट 2 साल से जब से पहला गवर्नमेंट टूट के दूसरा गवर्नमेंट बनाया गया है, तब से एक दूसरे पे जो कीचड़ फेंकना चालू हो गया है, उसका लेवल बहुत नीचे आ गया है। हमारे जो मतभेद रहते हैं, हमारे जो ख्याल रहते हैं, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है वो एक जगह और पर्सनल लाइफ एक जगह ऐसा होना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी उसमें से महिलाओं के प्रति भी बहुत गलत ढंग से शब्द इस्तेमाल हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात, 3-4 जो पार्टी थे आज वो 6 हो गया। ये सब होना नहीं चाहिए था। या इसमें भी कुछ पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं कि मैथमेटिकल जैसे इक्वेशन रहता है, वैसा पॉलिटिकल इक्वेशन भी हो सकता है। शायद ये इलेक्शन के बाद कौन किसका है और कौन किस में शामिल हो जाएगा, ये बहुत अलग बात है। और आने वाला समय बता सकता है कि असल में कौन क्या है। अब फिर हम आ जाते हैं अपने कल्याण डोंबिवली पर। सर 2015 में मोदी सरकार ने पूरे देश भर के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। उसमें अपने कल्याण डोंबिवली का भी नाम था। कल्याण डोंबिवली में सर जो सुविधाएं हैं उसमें आरोग्य, ट्रैफिक, रास्ता, फेरी वाले, अवैध निर्माण, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं सर। तो आपको क्या लगता है कल्याण डोंबिवली मतलब सच में स्मार्ट सिटी बनने की तरफ जा रही है? या पहले तो हमारे मन में ये आशंका है कि कल्याण डोंबिवली शहर का नाम ये 100 शहर में कैसे शामिल हो गया, क्योंकि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो जरूर फिक्स हुआ होगा कि कौन से शहर इतना बेसिक उसमें सुविधा है। पूरे हिंदुस्तान में 100 शहर बहुत कम रहते हैं, उसमें डोंबिवली आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो अपने खुद के टैलेंट पे या क्रेडेंशियल पे उसमें शामिल कर दी थी, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको शामिल कर दिया, एक अलग बात है। दूसरी बात है, डोंबिवली कल्याण डोंबिवली के जो सवालात है या जो प्रॉब्लम्स है, नागरिक असुविधा के ज़्यादा से ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स है। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात है, बहुत छोटे रोड है। सिटी आर्ट एक्सपांशन रीडेवलपमेंट के नाम पे टावर्स यहाँ खड़े हो रहे हैं, उनको वाटर सप्लाई कैसा हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वेस्टेज मैनेजमेंट क्या है, सेकेंडली वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इनका हाल कैसा रहेगा, इसके बारे में कोई भी कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी